हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू चैप्टर ऑफ चरक संहिता सूत्रस्थान। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 17 का पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं दोषों के मान विकल्प अनुसार व्याधियाँ, जो कि 62 होती हैं और वो सारे देखेंगे, ठीक है। और भी आगे देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आचार्य अग्निवेश के तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए आत्रेय ने त्रिदोष के घटने बढ़ने और के गणितीयम परम कॉम्बिनेशंस से कुल 62 विकल्पों का निरूपण किया है, ठीक है। 62 विकल्प दिए हैं। अब 13, अब देखो ये कैसे कैसे किया है, वो सारे देखने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री दोषास, तीन दोषास के कॉम्बिनेशन से कितने बनते हैं? 13 प्रकार के सन्निपात बनते हैं, ठीक है। वो कैसे कैसे बनते हैं? तीन भेद बनते हैं जब दो दोष अत्यंत तीव्र बड़े हों और एक दोष सामान्य बड़ा हो, ठीक है। दो दोष अत्यंत तीव्र हों और एक दोष सामान्य बड़ा हो, तो इस तरह से तीन भेद बन जाते हैं। हम सारे वो देखेंगे कैसे कैसे बनते हैं। और फिर ये देखो, एक कुलबन सन्निपात, मतलब तीन भेद इसके भी होते हैं, जिसमें एक एक कुलबन है ना, तो एक दोष अत्यंत तीव्र होगा और दो दोष सामान्य बड़े होंगे। इसी तरह से हीन मध्य अधिक सन्निपात देखेंगे तो छह भेद होते हैं इसके, जिसमें तीनों दोष क्रमशः हीन मध्य और अधिक मात्रा में बड़े होंगे, यानी कि एक दोष हीन मात्रा में होगा, एक मध्य में होगा और एक अधिक मात्रा में बड़ा होगा। तो इस तरह से ये छह भेद इसके होते हैं। फिर सम सन्निपात की बात करें तो एक ही होगा, क्योंकि सारे वात पित्त कफ तीनों समान रूप से अधिक बढ़े हुए होंगे। तो टोटल देखा जाए तो तीन तीन छः, छः छः 12, एक 13, टोटल कितने होगा अपने? 13 सन्निपात भेद हो गए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे कैसे होगा ये। तो मैं इसकी बात कर रहा था, ये आप चरक संहिता खोलोगे ना तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो ये फोटो आप देख लेना। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि दोषों के कारण कितने तरह के रोग होते हैं। 62 होते हैं। देखो पहला था द्वि उल बना था, मतलब दो दोष क्या होंगे? दो दोष बड़े हुए होंगे और एक दोष मतलब कि सामान्य होंगे, वही क्षीण होंगे, वही वाला था। देखो एक दोष ये तीन ये हो गए। फिर उसी तरह से बड़े हुआ था कि एक दोष बड़े हुए होंगे, बाकी दो दोष सिंपल होंगे। ये इस तरह से ये तीन ये हो गए, तीन तीन छः हो गए। और वो छः भेद वाला ये देखो, वो था ना हीन मध्य और अधिक सन्निपात के हिसाब से कितने थे? छः थे। देखो हीन वात पित्त कफ, फिर एक बार वात, मध्य में कफ आ जाएगा, पित्त आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख लेना, इस तरह से टोटल छः आ जाते हैं। तो छः तीन नौ, नौ तीन 12 और एक सन्निपात जो हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 13। तो यही था, ठीक है। इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। तो ये आप बुक में दिया हुआ चार्ट उसे देख सकते हो। और चलते हैं आगे। तो इस तरह 13 सन्निपातक होते हैं। और संसर्ग पृथक विरुद्ध एवं क्षीण दोषों के 37 विकल्प होते हैं। तो ये कैसे कैसे होते हैं, मैं आपको कहूँगा कि आप जाके एक बार देख लेना बुक खोल के। दो दोषों का आपस में मिलना, द्वंद्वज मतलब दो दोषों का आपस में मिलना। इसमें एक ज़्यादा और दूसरा कम बढ़ने से छः भेद, और दोनों को समान रूप से बढ़ने से तीन भेद होते हैं। ये सारे चार्ट में दिए हुए हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रखा मैंने, आप चार्ट खोलोगे तो आपको दिख जाएगा कैसे कैसे होते हैं और कितने कितने होते हैं। वो मैंने लिख रखा है, बस नंबर लिख रखा है। और चार्ट बुक में ही है। केवल अकेला बढ़ा हुआ विरिधवात या फिर विरिध पित्त या फिर विरिध कफ। इस तरह से 13 सन्निपात तो हमने देख लिया। 9 संसर्ग हो गए, तीन पृथक पृथक हो गए, टोटल 25 विरिध विकल्प हो गए। और शीन ये विरिध वाले थे, बढ़े हुए थे। अब शीन में चलेंगे तो सेम शीन की तरह भी विरिध की तरह होगा। 25 शीन के भी हो जाएंगे। शीन अवस्था सन्निपात को हो जाएगा, शीन अवस्था द्वंद्वज को हो जाएगा। और अकेले अकेले दोष का शायद 3 हो जाएगा। टोटल इसके भी 25 हो जाएंगे। अब 25 विरिध बढ़े हुए लोग का, तो 25 25 कितना हो गए? 50 हो गए। तो अब चलते हैं आगे। अब बच्चे कितना? 62 थे ना टोटल। अब 12 12 कौन कौन से हो रहे हैं ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो 12 कैसे होंगे? एक साथ दोषों के बढ़ने और घटने का मिश्रित गणित देखने वाले हैं। देखो एक दोष की वृद्धि, एक दोष की क्षमता और एक दोष का क्षय, मतलब एक दोष बढ़ रहा है और एक दोष क्या है? सम है। और एक दोष का क्षय हो रहा है। तो इस तरह से ये छह विकल्प बनते हैं इसके। देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ चार्ट बुक में बोल रहा हूँ आपको, बुक से एक बार देख लेना, ज़्यादा मजा आएगा देखने में। इसकी बात हो रही है। देखो ये शीन वाला हो गया, जो वृद्ध वाला था वही शीन वाला चल रहा है ये चार्ट।
विरिध सम और शीन, देखो इसकी बात हो रही थी, ये छः जो छः था ना, विरिध, ये विरिध है, फिर सम यानी कि नॉर्मल है, शीन वाला है। अगर इस तरह से देखा जाए टोटल 6 रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें से जैसे एक को मैं समझाता हूँ, एक वात विरिध है, बढ़ गया है, पित्त सम है और कफ क्षीण है, तो इस तरह से भी एक रोग बन सकता है। इसी तरह से वात बढ़ गया है, अब कफ सम हो गया, अब पित्त क्षीण हो गया, तो इससे भी एक रोग उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह से टोटल 6 रोग हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं हम कि किस तरह से ये 6 हो रहे हैं, ठीक है। अब दो दोषों की वृद्धि, यहाँ पे एक दोष की वृद्धि था, एक दोष की क्षमता था, एक दोष का क्षय था। यहाँ पे दो दोषों की वृद्धि है और एक दोष का पूर्ण क्षय है। तो इस तरह से इसमें 3 विकल्प होते हैं, चार्ट खोल के देख लेना, बुक में है। एक दोष की वृद्धि और दो दोषों का पूर्ण क्षय, तो इसमें भी 3 विकल्प होते हैं। टोटल कितने हुए? 6 3 9 9 3 12, तो 12 आ गया ना टोटल। 25 विरिध के थे, 25 छीन के थे और 12 मिश्रित वृद्धि और क्षय वाला। टोटल कितना हो गया? टोटल 62 यानी 62 मान विकल्प व्याधियां हो गई हैं, ठीक है। ये इतना कुछ है, बस आपको याद रखना है कि टोटल कितने हैं, 62 होते हैं। वो कैसे कैसे? 25 विरिध के, 25 छीन के, 12 मिश्रित वृद्धि क्षय के, तो इस तरह से टोटल 12 हो जाते हैं। इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये वाली है, आश्यापकर्ष। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आश्यापकर्ष सिद्धांत। इसमें क्या होता है, पहले आश्यापकर्ष का मतलब समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल दोषा बाय वाता, वात के द्वारा डिस्प्लेसमेंट होता है नॉर्मल दोष का। जब शरीर में कफ क्षीण हो जाता है, कफ मान लिया बहुत कम हो गया, ठीक है, और वात अधिक बढ़ जाता है, और वात क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है, और पित्त अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहती है, मतलब सम रहती है। अभी हमने जस्ट देखा कि एक क्षीण, वृद्ध और सम वाला में टोटल कितने 6 प्रकार के भेद हो रहे थे, ठीक है। तो उसी की बात चल रही है कि इसमें क्या है, आश्यापकर्ष में वात बढ़ा हुआ है, ठीक है, वात बढ़ा हुआ रहेगा हमेशा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वात के द्वारा ही होगा। इसमें कफ क्षीण है, अत्यधिक वात बढ़ा हुआ है, और पित्त जो है प्राकृतिक अवस्था में है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, बलवान कुपित वायु क्या करने वाला है, उस स्वस्थ पित्त को, यानी जो नॉर्मल पित्त है, सम में है, उसको उसके स्थान से जबरन खींचकर क्या करेगा, शरीर के अन्य अंगों में फैला देती है। अब इससे लक्षण क्या होंगे, अन्य अंगों में, वो सारे यानी पित्त को, जो नॉर्मल पित्त था उसको खींचकर सारे अंग में फैला दिया। उससे क्या होगा, शरीर के उन उन स्थानों में अस्थायी, मतलब कि टेम्पररी रूप से क्या होने वाला है, सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी। भेद मतलब क्या होता है, सुई चुभने जैसी पीड़ा। और भयंकर जलन होगी। जलन किसकी वजह से होगी? पित्त की वजह से होगी, क्योंकि, और ये सुई चुभने जैसी पीड़ा किसके? वात की वजह से होगी। और ये जलन पित्त की वजह से, क्योंकि वो वात क्या करा, नॉर्मल पित्त को उसके अपने प्राकृतिक स्थान से खींच के और दूसरे स्थान पर ले गया, तो इसलिए वो जलन पैदा हो रही है। साथ ही अब क्या होगा, बिना श्रम में थकावट और कमजोरी होगी, बिना श्रम के ही। इसकी चिकित्सा चेतावनी क्या दे रखा है, यहाँ पित्त वास्तव में बढ़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पित्त बढ़ गया इसलिए जलन पैदा हो रही है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे वास्तव में पित्त नहीं बढ़ा हुआ, अतः पित्तनाशक समझकर शीतल विरेचन ना दें। ऐसा ना हो कि आप ये जलन हो रही है तो पित्तनाशक के लिए शीतल विरेचन दे दिया। यहाँ केवल कुपित वायु की ही चिकित्सा करनी चाहिए, जबकि यहाँ पे हमें किसकी चिकित्सा करनी चाहिए? सिर्फ कुपित वायु की, ताकि वह पित्त को वापस अपनी जगह जाने दे। जैसे ही पित्त को क्या कहते हैं, वात शांत होगा और पित्त अपनी जगह पे चली जाएगी। तो इसमें देखो जलन भी हो रही है और पीड़ा भी हो रहा है। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि ये वात का काम है, ये वात ने ऐसे कांड किया, ठीक है। तो पहले वात को शांत करो, पित्त अपने आप शांत हो जाएगा। अशापकर्ष एवं आवरण के विशिष्ट लक्षण देखने वाले हैं। देखो विकल्प, वो पहला विकल्प, तो अब दूसरा विकल्प क्या हो सकता है अशापकर्ष का? पित्त क्षीण है, ठीक है, इसमें अब पित्त क्षीण हो गया। वायु तो बलवान है ही। अब कफ, अब यहाँ पे क्या है, कफ अपनी प्राकृतिक समयावस्था में है। अब वायु क्या करने वाला, अब कफ को खींच कर लेके जाएगा, और क्या, वायु कफ को खींच कर लेके जाता है। और जब ये कफ को खींच कर लेके जाएगा तो वात है तो तीव्र शूल तो पैदा करेगा ही, और शिथिलता भी पैदा करेगा, ठंडापन, ठंडा फील होगा फिर, और अंगों की जकड़ाहट आएगी और भारीपन होगा, ठीक है। ये सब कफ वाला है, ठीक है, कफ की वजह से भारीपन आएगा। इसी तरह से तीसरा विकल्प क्या है, पित्त आवृत वात, कफ क्षीण है। अब यहाँ पे एक तीसरा विकल्प क्या है, कफ क्षीण है, अब वायु सम है, वायु क्या है, समयावस्था में। अब पित्त यहाँ पे बढ़ा हुआ है,
अब पित्त क्या करेगा, बढ़ा हुआ पित्त स्रोतों को बंद कर देगा। ये खींच के नहीं लेके जाता वात की तरह कि खींच के लेके चल गया, जिसको पाया उसको जबरदस्ती डूंग पूरा पूरा खतरनाक हो रहा है वात तो पूरा। लेकिन पित्त क्या करेगा भाई, उसको खींच के नहीं लेके जाएगा, पित्त स्रोतों को बंद कर देगा, जिसकी वजह से वायु के मार्ग को ही रोक देगा। ये वायु को लेके नहीं जा सकता, तो क्या करता है, वायु को ही कब्जा यानी कि एक जगह पे रोक देता है उसके स्रोतों को बंद करके। अब इससे क्या होगा, जहाँ पे वायु रुकी है वहां पे क्या होगा, वायु अवरुद्ध होते ही वहां भयंकर दाह और शूल दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दाह तो पित्त की वजह से तो है ही, क्योंकि पित्त प्रकोप है। और शूल इसलिए हो रहा है कि एक जगह पे रुकने की वजह से वात भी क्या होता है, वहां पे प्रकोप हो जाता है उस जगह पे, उस एरिया में जहाँ पे वात रुका हुआ है, इसकी वजह से शूल हो जाता है। अब विकल्प नंबर 4 की बात करें, पित्त आवरित कफ। इसमें वात क्षीण है और कफ को आवरित करने वाला पित्त, मतलब कि कफ समयावस्था में रहेगा और पित्त अधिक बलवान है। अब बढ़ा हुआ पित्त पता है आपको, कफ वहन करने वाले मार्गों का आवरण कर लेता है, क्योंकि पित्त क्या करता है, गुंडा तो है नहीं जो इसको खींच के लेके जाएगा। वो बस भाई ऐसा करता है कि मार्गों को ही यानी कि उसके जो रास्ते होते हैं उसी को बंद कर देता है। वही पित्त फिर से करने वाला, कफ के साथ भी वही हाल करने वाला है। तो कफ के कारण क्या होगा, शरीर में भारीपन आएगी। अब एक जगह पे कफ इकट्ठा हो गया तो उसकी वजह से भारीपन आएगी, और तंद्रा भी कफ की वजह से ही आती है। और पित्त के प्रभाव से क्या होगा, ज्वर उत्पन्न होगी। तो ये सब सारी चीजें हो सकती है। तो ये आश्यापकर्ष का ये सारे कॉन्सेप्ट थे, तो इसको ध्यान में रखना। कफ द्वारा आवरण जनित लक्षण माला। विकल्प विकल्प 5 और विकल्प 6 भी है। विकल्प 5 में क्या है देखने वाले, कफ आवृत। अब देखो, अब यहाँ पे कफ आवृत वात, अब यहाँ पे कफ बलवान है। अब कफ का नंबर आया, कफ क्या करने वाला देखते हैं हम, कफ का देखते हैं क्या ताकत है। पित्त यहाँ पे क्षीण है, तो पित्त कहीं नहीं जाने वाला। वायु प्राकृतिक समय यानी कि वायु समयावस्था में, कफ अब बढ़ गया भाई। अब कफ का करेगा, बढ़ा हुआ कफ वायु के मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। ये भी पित्त की तरह काम कर रहा है भाई, ये मार्ग को ही रोक दे रहा है, बिल्कुल बंद कर दे रहा है। अब इससे क्या होगा, अंगों में कफ के कारण तो भयंकर ठंडक तो होगी ही, भारीपन भी आएगा। अब मार्ग रुकने से वायु क्या होगी, वहां पे बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वेदना होगी, यानी दर्द होगा, रूज होगा। इसमें अंगों में कड़वाहट और सूखापन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कफ की वजह से हो रहा है, ना कि वात की वजह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कफ प्रकोप प्रकोप है, ना कि वात है, जिसकी वजह से अगर वात प्रकोप होता तो जाके यहाँ पे सूखापन और ये सब सारी चीजें होती। अब चलते हैं 6th विकल्प पे कि कफ आवृत पित्त। यहाँ पे वायु अब क्षीण है। अब कफ क्या करने वाला, पित्त पित्त को घेरे में लेने वाला। देखना, पित्त अपनी प्राकृतिक समयावस्था में है और कफ क्या अत्यधिक बलवान होकर अब क्या करने वाला, कफ बलवान तो है ही, तो पित्त के मार्ग को घेर लेता है। वही सेम काम कफ करने वाला है पित्त की तरह। ठीक है, मार्ग को ही अवरुद्ध कर देता है, घेर लेता है। अब कफ पित्त के मार्ग को घेर लिया, कफ की वजह से मंदाग्नि होगी, तीव्र सर दर्द होगा, नींद आएगी, तंद्रा आएगा, प्रलाप आएगा। अब हृदय रोग, शरीर का भारीपन, ये सब कफ की वजह से होगा। और पित्त की वजह से क्या क्या हो सकता है, नख नेत्रों का पीलापन, कफ व पित्त मिश्रित थूक बार बार बाहर फेंकना। तो ये सब सारी चीजें लक्षण दिख सकती हैं अगर कफ आवृत पित्त होता है तो। ये सारे हो गए अपने, कहाँ फिर से वही आ गया क्या। चलो, दो दोषों की वृद्धि एवं एक एक के 6 के लक्षण देखने वाला। वो जो हमने अब दोष दोष जो पढ़े ना, कि 2 दोष बढ़ जाते हैं और एक दोष क्षय हो जाता है, तो इतने रोग होते हैं। तो वही सारे दोषों के, अगर ऐसा होता है 2 दोषों की वृद्धि और एक दोष के क्षय के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, रोग हैं, रोग तो हैं, रोग के लक्षण भी होंगे। अब जैसे पहला यहाँ पे दे रखा है, वात क्षीण है। ठीक है, एक दोष क्षय है और 2 दोष वृद्धि है, मतलब कि पित्त कफ क्या है, वृद्ध है। तो ठीक है, तो बढ़े हुए कफ के कारण क्या होगा, कफ और पित्त क्या बढ़े हुए हैं, भोजन में अरुचि आएगी, जाहिर सी बात अपच आएगा, शरीर का टूटकर गिरना, अवसाद आएगा, लार टपकना, आश्रवन, भारीपन, ये सब कफ की वजह से होगा। और पित्त के प्रभाव से क्या होगा, पांडुता आएगा, अंगों में जलन होगी, मद दस्त का अनियंत्रित होना, जठराग्नि का अत्यंत विषम होना देखा जाना, ये सब सारी चीजें हो सकती है। नहीं, वही सारी चीजें हैं, आपको बस कफ वात पित्त कफ के क्या कहते हैं लक्षण पता होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या होता है वात के बढ़ जाने से, पित्त के बढ़ जाने से, कफ के बढ़ जाने से।
अब यहाँ पे पित्त क्षीण है, वात और कफ अधिक है, तो वात और कफ के लक्षण आ जाएंगे। तो बढ़े हुए वात कफ मिलकर अंगों में भयंकर स्तंभ, ये स्तंभन करने वाला है, अत्यधिक ठंड लाने वाला है, अनावस्थित रूप से सुई चुभने जैसी पीड़ा होगा, ये सब सारे वात के कारण होने वाला है, ठीक है। साथ ही कफ के कारण क्या होगा, मंदाग्नि होगी, भूख न लगेगी, नख नेत्रों में सफेदी आएगी, और वात के कारण भयंकर कंपन अथवा त्वचा का रूखापन होगा। तो ये सारी सारी चीजें होंगी। फिर विशिष्ट द्वंद्व वृद्धि एवं दो दोषों को क्षय देखने वाले। अब इसमें दो दोष, वहां पे एक दोष का क्षय होता है, यहाँ पे दो दोष का क्षय होगा। कफ क्षीण है और वात पित्त वृद्धि है, हमने ये दो ही पढ़ा था ना, हाँ ये दो ही था, ये टोटल तीन होते हैं। हाँ देखो, ये वात क्षीणता है, पित्त क्षीण है, अब कफ क्षीण है, अब वही देखने वाले हैं पहले तीस, ये सारे ऐसे ही चलने वाला, ठीक है। यहाँ पे कफ क्षीण है, वात और पित्त बढ़ा हुआ है, अब वात पित्त बढ़ा हुआ है तो वात के और पित्त के लक्षण आएंगे, और क्या। शरीर के भीतर चक्कर आना, चक्कर आना किसकी वजह से होता है, पित्त की वजह से। मांसपेशियों का ऐंठन, सुई चुभने जैसा दर्द, ये सब वात की वजह से होता है। अंगों में भयंकर आग की जलन, पित्त की वजह से होता है। हड्डियों का फटना किसकी वजह से होता है, वात की वजह से। कंपकपी भी वात की वजह से होता है। अंगों का कुचलना, गला व मुंह सूखकर धुआं निकलने जैसे प्रतीति होना, सारे वात की वजह से होता है। अब वहां पे देखो, वात पित्त क्या है, क्षय है। अब यहाँ पे दो क्षय वाला देखो, हमने सारे वो देख लिए, दो वृद्ध वाले देख लिए, कितने हुए, तीन हुए, ठीक है। दो वृद्ध था और एक क्षीण था, अब इसमें दो क्षीण होगा और एक वृद्ध होगा, ठीक है। अब वो देखने वाले, ये भी तीन हो जाएंगे। तो ये देखो, वात पित्त क्षय, अब दो क्षय हो रहे हैं, वहां पे पहले दो दो वृद्ध वाला देख रहे थे, अब दो दो क्षय वाला देखेंगे। अकेला कफ बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब कफ यहाँ पे अकेला बढ़ा हुआ, तो बढ़ा हुआ कफ संपूर्ण शरीर को क्या करेगा, स्रोतों को पूर्णतः चोक यानी अवरुद्ध कर देगा, स्रोतों को रोक देगा, जिससे जिससे व्यक्ति की शारीरिक चेष्टाएं बंद हो जाएगी, मतलब सुस्त हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, और उसकी वाणी पूरी तरह बंद हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा वो, अकेला कफ बढ़ गया तो। क्योंकि वाणी वाणी किसकी वजह से होती है, वात की वजह से होती है। वात कफ क्षय, अब यहाँ पे वात पित्त था, वात कफ क्षय हो गया, अब अकेला पित्त बढ़ गया, तब पित्त अपना कांड करने वाला। पित्त शरीर के ओज को सुखा देगी पहले तो, जिससे मानसिक ग्लानि में थकान, इंद्रियों की अत्यंत दुर्बलता आ जाएगी, भयंकर प्यास लगने वाली, बेहोश होने वाला, समस्त क्रियाओं का नाश हो जाएगा। अब पित्त कफ क्षय है और अकेला वात बढ़ा हुआ था। वात तो जानते ही हो कितना प्रचंड वायु होता है ये, मुख मर्म स्थानों पर घातक प्रहार करती है, जिससे मनुष्य की चेतना पूरी तरह नष्ट हो जाती है, संज्ञान नाशन, बेहोश हो जाता है, और वह गंभीर रूप से कांपने लगता है। ये सारे वात के लक्षण आ जाएंगे इसमें। दो दोष के क्षय और दो दोष के वृद्ध वाला देख लिए, तीन तीन देख लिए, ठीक है। देखो, अब हम देखने वाले हैं दोषों की त्रिअवस्था का महासूत्र है। यहाँ पे दोषा प्रवृद्धा स्वयं लिंगम दर्शयन्ति यथा बलम, मैंने बल के अनुसार दोष अपने लक्षण को प्रकट करते हैं, ठीक है। वही चीज नीचे भी है लिखा हुआ, दोष अपने बल और अंश के अनुसार अपने विशिष्ट विकृत लक्षणों को प्रकट करते हैं। शीना जहती लिंगम स्वा, जो दोष क्षीण होते हैं वो अपने लक्षण को कम करते हैं, और जो सम होते हैं, सम जो होते हैं यानी कि प्राकृतिक अवस्था में जो होते हैं, वह अपना कार्य करते हैं, ठीक है, वह अपना अपना कार्य करते हैं।